हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था अपने सिंपल सेंटेंस के बारे में, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने अपना सिंपल सेंटेंस कंप्लीट किया था। और आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के टोटल 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया था, रूल वाइज क्लियर किए, उसको एग्जाम्पल बता के उसको ट्रांसलेट करके हिंदी इंग्लिश हर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब हम लोगों के पास आता है कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आज हम लोग जानते हैं इस क्लास में। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, क्या हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके साथ यूज करें हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज को, कोऑर्डिनेट क्लॉज को यूज कर दें तो बनने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, दो क्लॉज को मिलाने से बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, कि कोऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं किससे, ये बनते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये होते हैं कितने प्रकार के, 4। पिछले क्लास में, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। चलिए देखते हैं। पहला मैंने आपसे क्या कहा था, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पहला मैंने बताया था प्रकार क्यूमुलेटिव का, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन में मैंने क्या कहा, मैंने कहा था क्यूमुलेटिव कंजक्शन वो होते हैं जिनका काम क्या होता है, जोड़ बताना। ध्यान दीजिएगा, इनका काम होता है जोड़ बताना। आप लोग जानते हैं जोड़ने का काम कब होता है, जब एक जैसे दो काम हो, या फिर एक ही सब्जेक्ट दो काम को करे, या फिर एक ही सब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही सब्जेक्ट का उद्देश्य जब एक ही सब्जेक्ट हो और उनके ऑब्जेक्ट भी सेम हों, तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। यानी कि जब एक ही सब्जेक्ट दो काम करे, या दो सब्जेक्ट एक काम को करें, ऐसा जब भी एक जैसा ही काम हो, या एक जैसा ही सब्जेक्ट हो, या एक जैसा ही उद्देश्य हो, तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। और क्यूमुलेटिव कंजक्शन में यूज करते हैं हम लोग एंड का यूज करते हैं, एज वेल एज का यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, एक यूज करते हैं बोथ एंड का, बोथ डॉट एंड। ठीक है, इन चीज़ों का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए आप लोग इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है, ही took my pen yesterday, एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया, he returned it, और यहाँ पे लिख दिया today। मतलब क्या हुआ, देखिए, उसने मेरा कलम कल ले लिया और उसने मेरा कलम आज दे दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें, एक ही सब्जेक्ट है, दो काम कर रहा है। भाई जब एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा है तो क्यों ना उसको जोड़ दिया जाए। आसानी से जोड़ सकते हैं, कैसे, देखिए, he took my pen yesterday and returned it today।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान से देखिए क्या हुआ है, सब्जेक्ट एक ही है, काम दो है। यहाँ पे काम हुआ ले लिया और यहाँ पे काम हुआ दे दिया। एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किया तो दोनों काम को जोड़ दिया गया। ठीक है, एक लेने का काम और एक देने का काम, दोनों काम को जोड़ दिया गया। ठीक, आसानी से आपने देख लिया, यानी कि दो काम को जोड़ सकता है। अब हम कहें कि दो सब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है, जैसे कहें श्याम वेंट टू आगरा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया राम वेंट टू आगरा। समझ लीजिए, देखिए काम क्या हुआ, आगरा गया और यहाँ भी है आगरा गया। जाने वाला कौन, यहाँ पे है श्याम, यहाँ पे है राम, दोनों लोग गए हैं। एक ही काम दो लोगों ने किया है, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा श्याम एंड राम वेंट टू आगरा। कितना आसान है, समझ गए आप लोग, नो डाउट। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, आप लोग एंड से जोड़ना जानते हैं, बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। एज वेल एज से थोड़ा जोड़ के देख लिया जाए, एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए ऐसे सेंटेंस हो, कैसे, तुम भी अपराधी हो। क्या हो, तुम भी अपराधी हो। ठीक है, और मैं भी। अगर आप इसको एंड से जोड़ना चाहें तो हो सकता है। ठीक है, कैसे, यू एंड आई आर गिल्टी, बहुत आसान है। लेकिन अब अपराधी हो, तुम भी अपराधी हो और मैं भी, अगर ज़्यादा बेटर देखा जाए तो हम जोड़ सकते हैं एज वेल एज से। कैसे, यू एज वेल एज आई, यू एज वेल एज आई आर गिल्टी। ठीक है, यू एज वेल एज आई आर गिल्टी। अगर इसको एंड से भी जोड़ना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं क्या, यू एंड आई आर गिल्टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को, आसान है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये एग्जाम्पल देखें, चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स को लेके देख लिया जाए। देखिए एग्जाम्पल और प्रैक्टिस यही आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके सामने हो, उतना ही आगे से आप लोग आसानी से जा सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल मैं लेता हूं जिसमें कई चीज़ों को एक साथ में मिला के देख लिया जाए। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस है, मोहन बॉट ए बुक। मोहन बॉट ए बुक, एक सेंटेंस ये हुआ और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे हो गया SOHAN, सोहन सोहन बॉट ए बुक। ध्यान से देखिए, मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ ना, सभी तरीकों से इसे ऐड करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाना। पहला मैं ये कह सकता हूँ क्या, मोहन एंड सोहन बॉट, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो ए नहीं आएगा उसमें। तो मोहन एंड सोहन बॉट, अब यहाँ पे कर दिए बुक्स। एक तो ये हो गया। अगर हम इसको एज वेल एज से करना चाहें, यानी कि एज वेल एज से जोड़ना चाहें, तो कह सकते हैं क्या, मोहन एज वेल एज सोहन, और यहाँ पे लिख देंगे बॉट, और यहाँ पे बुक हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बड़े आसान है। अगला एग्जाम्पल, बोथ हैंड से अगर हम करना चाहें तब भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे यूज, बोथ को हमेशा पहले लिखते हैं, बोथ मोहन एंड सोहन, यहाँ पे हो जाएगा बॉट, और यहाँ पे हो गया हमारा बुक। बोथ मोहन एंड सोहन बॉट बुक।
देख लीजिए, इसमें हमने यूज किया एंड को, इसमें यूज किया एज वेल एज को, इसमें यूज किया बोथ एंड को। अब एक चौथा बचता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको भी यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन बॉट, और आगे लिख देंगे बुक। ठीक है, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन बॉट बुक। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे चारों चीज़ों का यूज हुआ है। कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं और बड़े आसानी से आपको समझ में आने वाली हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अभी तक हम लोगों ने केवल देखा क्यूमुलेटिव सेंटेंस को। अब हम लोग देखते हैं दूसरे कंजक्शन को। अभी क्यूमुलेटिव कंजक्शन फिनिश हुआ, अब दूसरा कंजक्शन हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एडवर्जेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग अपने दूसरे कंजक्शन, जिसे हम लोग कहेंगे एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव कंजक्शन हिंदी कहें तो कह सकते हैं क्या, विरोध बताने वाले संयोजक। विरोध बताने वाले संयोजक, कंजक्शन का मतलब संयोजक से होता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं बट, एट, स्टिल, व्हाइल और भी शब्द हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि विरोध बताने का काम कर रहे हैं तो तुरंत आप जान जाइए कि आपको बट, एट, स्टिल, व्हाइल ऐसे शब्दों का यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर एग्जाम्पल में कहा जाए, क्या कहा जाए, ही इज पुअर, ही इज पुअर, और यहाँ पे कहा जाए ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। जोड़ दीजिए, आसानी से जोड़ सकते हैं कि वह क्या है, गरीब है, वह क्या है, ईमानदार है। वह गरीब है, वह ईमानदार है। आप चाहें तो इसको एट से जोड़ दीजिए, चाहें तो बट से, लेकिन सेंटेंस अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। मतलब वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अगर बट की जगह पे एट यूज करते हैं तो ये हो जाएगा, हिंदी बदलेगा, केवल यहाँ पे लेकिन कहेंगे और यहाँ पे फिर भी कहेंगे। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, और इसमें कहेंगे वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया ही वॉज, यहाँ पे कर दिए रीडिंग, और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो गया, हिज ब्रदर वॉज, यहाँ पे हो गया स्लीपिंग। ठीक है, ही वॉज रीडिंग हिज, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ही और यहाँ पे है हिज। ही वॉज रीडिंग हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग, यानी वह पढ़ रहा था, उसका भाई सो रहा था। अच्छा देखिए, तो थोड़ा मिला के देखिए, वह पढ़ रहा था लेकिन उसका भाई सो रहा था। वह पढ़ रहा था फिर भी उसका भाई सो रहा था। वह पढ़ रहा था फिर भी उसका भाई सो रहा था। वह पढ़ रहा था जबकि उसका भाई खेल रहा था। हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर आ रहा है। तो हिंदी से भी हम लोग अच्छे से शब्दों को पकड़ सकते हैं कि कौन सा शब्द बेहतर है। हम लोग कहेंगे क्या, ही वॉज रीडिंग while his brother was sleeping कर देंगे, his brother was sleeping। ठीक है, he was reading while his brother was sleeping। अब अगर हम यहाँ पे इस while की जगह पे but लिखना चाहें, तभी हिंदी के सेंटेंस को देख के आप समझ पाएंगे, या फिर अगर करना है तो आप बट या while दोनों में से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने यही कहा आपसे कि बट और एट में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंथेसिस कर रहे हैं मतलब अगर आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, तब आप बट की जगह एट यूज कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो।
और ये भी आप यूज कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। लेकिन अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेट करते समय आपको पता होना चाहिए कि लेकिन आएगा तो बट, फिर भी आएगा तो इट, जबकि आएगा तो व्हाइल, और लेकिन आएगा तो बट। इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज़ इल, और ये हो गया ही वर्क्स हार्ड। ध्यान से देखिए, सब समझ जाएंगे। यहाँ पे विरोध कम था तो बट ज़्यादा बेहतर था, यहाँ पे विरोध बहुत ज़्यादा है। ही इज़ इल यानी कि वह बीमार है, और ही वर्क्स हार्ड फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। भाई बीमार है फिर भी कठिन परिश्रम करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, विरोध की भावना प्रबल है। यानी हम यहाँ पे कहेंगे ही इज़ इल एट नहीं, यहाँ पे हम स्टिल को यूज करेंगे, ठीक है। स्टिल ही वर्क्स हार्ड, है ना। डोंट वरी, यहाँ पे एट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डोंट वरी। तो ही इज इल एट ही वर्क्स हार्ड, या फिर ही इज इल स्टिल ही वर्क्स हार्ड, दोनों ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, बड़े आसानी से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में से ये क्युमुलेटिव कंजक्शन और एडवर्जेटिव कंजक्शन दोनों जान गए हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर, थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए क्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हम लोगों के पास कंजक्शन है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन मतलब इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं वैकल्पिक संयोजक। वैकल्पिक संयोजक। अब यहाँ पे ये कहता है कि वैकल्पिक संयोजक, वैकल्पिक का मतलब क्या? वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प से। विकल्प का मतलब आप लोग ऑब्जेक्ट से लगा सकते हैं, कहते हैं ना कि ऑप्शन। जब ऑप्शन हो, ऑप्शन की बात जब की जाए तब हम लोग अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास शब्द देख लीजिए क्या क्या है। हमारे पास है और, दूसरा शब्द है आइदर और, तीसरा शब्द है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, और एक और शब्द है हमारे पास अदरवाइज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन शब्दों को लेके हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें, अभी और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एकदम छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। एक है कम इन और दूसरा आ गया आपके पास गो आउट। देखिए कितना छोटा सेंटेंस है। अगर इस छोटे से सेंटेंस को आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एंड का यूज तो करेंगे नहीं, अंदर आओ और बाहर जाओ, ये अंदर आओ लेकिन बाहर जाओ नहीं पॉसिबल है। इसमें से यूज कर लीजिए ना, आर को यूज कर लीजिए, अंदर आओ या बाहर जाओ। मतलब आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कम इन और गो आउट, ये ठीक है। आप चाहें तो इसके जगह पे आइदर आर का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आप कह सकते हैं क्या, आइदर कम इन और गो आउट। ऐसा सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को आप लोग यूज कर सकते हैं आर या फिर आइदर आर से। अब लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पे आर के जगह आइदर आर तो कर लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस आइदर, यहाँ पे जो आइदर आर है इसके जगह पे नाइदर नार का यूज मत करना, क्योंकि इसका मतलब देख लीजिए, आइदर कम इन या तो अंदर आओ, आर गो आउट या बाहर जाओ। अगर नाइदर नार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो न तो अंदर आओ न तो बाहर जाओ। तो ना अंदर आओ ना बाहर जाओ तो जाओ कहाँ, है ना। तो यहाँ पे नाइदर नार का यूज नहीं होगा। हाँ, बल्कि दूसरा अगर आपके पास सेंटेंस हो, जैसे मान लेते हैं अगर कहा जाए कि ही हैज़ नॉट टेकन माई पेन, और दूसरा सेंटेंस कह दिया जाए his friends had not taken my pen। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि he had not taken
माई पेन, यानी उसने मेरा कलम, सॉरी हैज यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हैज, उसने मेरा कलम नहीं लिया है। और इसमें कहा जा रहा है कि सॉरी उसके भाइयों ने मेरा, उसके दोस्तों ने मेरा कलम नहीं लिया है। ऐड कर सकते हैं किससे, यहाँ पे नाइदर नॉर लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं ही, सॉरी यहाँ पे नाइदर से शुरू करेंगे, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट हमारे पास दो हो जा रहा है ना, ओ सॉरी ठीक है, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज़ टेकन माई पेन। ठीक है, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज़ टेकन माई पेन। अब यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे कि हिज फ्रेंड्स लिखा है तो मैंने हैज़ क्यों लिख दिया, है ना। ध्यान देखिए, कोई नहीं लिया, न तो उसने लिया न तो उसके दोस्तों ने, यानी उसके दोस्तों में से किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। ठीक है, हाँ इसी से आप समझ जाएंगे। बाकी इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो आप लोग फिर ट्रांसलेशन में एक क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा श्योर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक तो आपने ऐसे जोड़ लिया। अच्छा ये बताइए, क्या हम इसको और किसी तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं इस सेंटेंस को? देखिए काम एक ही है, काम नॉट टेकन माई पेन, और यहाँ देखिए नॉट टेकन माई पेन। जब दोनों काम एक जैसा ही है, क्लियर? चलिए ठीक है, अरे वही है यार, एंड से जोड़ दो ना, तभी तो कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। हाँ कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। चलिए तो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं इसके लिए, अदरवाइज के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, और दूसरा हो गया वी शैल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मेक हेस्ट मतलब जल्दी चलो, वी शैल मिस द ट्रेन, अन्यथा क्या होगा, ट्रेन मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं कैसे, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। ठीक है, हो गया मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी चलो अन्यथा हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंजक्शन यूज किया अदरवाइज, जो कि एक अल्टरनेटिव कंजक्शन है, और अल्टरनेटिव कंजक्शन है मतलब क्यूमुलेटिव का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्लॉज में जुड़ते ही यह कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा तीसरा कंजक्शन, जिसे आप लोग कहते हैं क्या, अल्टरनेटिव कंजक्शन। हमारे पास एक कंजक्शन और बचा हुआ है, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब हमारे पास केवल एक ही कंजक्शन बचा हुआ है, इलेक्टिव कंजक्शन। इसका मतलब होता है क्या, मतलब होता है परिणाम बताने वाले संयोजक। परिणाम बताने वाले संयोजक का मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्ट बताएंगे। रिजल्ट बताने के लिए हमारे पास शब्द क्या है, शब्द है शो और शब्द है देयरफॉर। ठीक है, कैसे यूज करना है देखते हैं, आइए एग्जाम्पल के साथ चलें आगे। एग्जाम्पल कहता है आई कैन नॉट डाई इन पीस, और दूसरा सेंटेंस दिया है आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस को ऐड करना है। ध्यान से देखिए, कहता है कि आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ, तो मैं पापी हूँ, और दूसरा कहता है आई कैन नॉट डाई इन पीस, मतलब मैं पापी हूँ, तो इसका परिणाम क्या होगा,
आई कैन नॉट डाई इन पीस। ठीक है, आप कह सकते हैं आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। ठीक है, आई कैन नॉट डाई इन पीस। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े आसानी से आप इसको समझ लिए। सो का प्रयोग आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में और भी मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ कि ही इज़ इल और दूसरा कहते हैं नहीं, ही इज़ इल और दूसरा सेंटेंस दे देते हैं कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आप क्या कहेंगे? ही इज़ इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे कोई भी परिणाम बताने वाला, जब भी कोई एक कारण रहेगा तभी परिणाम आएगा। तो जब कोई कारण दिखाया जाए तो सो का प्रयोग करके परिणाम को बाद में दिखा दीजिए। अब आपके पास आया है एक और शब्द देयरफॉर। तो इसके लिए मैं समझाना, क्या समझाऊं आपको, एक एग्जांपल बोलता हूं तुरंत समझ जाएंगे। आप लोग कहते हैं आई, फिर कहते हैं देयरफॉर, आई देयरफॉर, फिर कॉमा, कहते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यू। ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू। ठीक है, अरे नहीं समझ में आया? अरे यार, एप्लीकेशन लिखते समय लिखते नहीं हो क्या? हाँ, लिखते हो ना, वही चीज़ है ये। देयरफॉर का यूज ऐसे ही होता है। ध्यान दो, दूसरा एग्जांपल, ये नहीं बताऊंगा, दूसरा एग्जांपल देखो। ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट। यह कोई बहुत विशेष बात तो नहीं कही जा सकती है। ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर। ठीक है, वह एक प्रोफेसर यानी कि प्रवक्ता का पुत्र है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान। अब यहाँ पे कारण ये दिखा रहा है कि चूंकि वह पुत्र किसका है? एक प्रवक्ता का, एक प्रोफेसर का, इसीलिए परिणाम क्या हुआ कि वह बुद्धिमान हो गया। फिलहाल ऐसा शो कर रहा है सेंटेंस। हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर। यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इलेक्टिव कंजक्शन जिसमें शो और देयरफॉर का यूज होता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्यूमुलेटिव, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव और इलेक्टिव कंजक्शन। यानी कुल मिला के हम लोग बात किए आज कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जिसमें होते हैं 4 क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जोड़ बताने वाले। ठीक, एंड एज वेल एज, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। एडवर्जेटिव कंजक्शन ये विरोध बताने का काम करेंगे, बट, एट, स्टिल और वाइल का यूज करते हैं। तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन मतलब वैकल्पिक संयोजक, इसमें आर, आइदर आर, नाइदर नार या फिर अदरवाइज का यूज करते हैं। और यहाँ पे चौथा होता है इलेक्टिव कंजक्शन, जिसमें शो और देयरफॉर का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब हमें कुछ और चीज़ों को जानना है जिससे कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, और वो होता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं तो एक तरीका हमारे पास हो गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाने का। और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। और अगला टॉपिक आ जाएगा इसके बाद, कहेंगे तो रिलेटिव एडवर्ब।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोगों का जो आज का क्लास रहा केवल कोऑर्डिनेट क्लास को देखने का, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को केवल देखा गया है। 4 तरह के कंजक्शन को देखा गया है। तो क्लास अब बड़ी हो रही है, तो फिलहाल हम यहाँ पे स्टॉप लेना चाहेंगे और अगले क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, फिर से कंपाउंड सेंटेंस को ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। बाकी तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाना आपने सीख ही लिया है। बाकी अब कुछ अगर बाकी है, बाकी में भी अगर कुछ बाकी है सीखने के लिए, तो वो क्या है? प्रैक्टिस करना, मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी नॉलेज उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और आप परीक्षा पास करने के लिए ना पढ़िए, आप पढ़िए नॉलेज के लिए। नॉलेज रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक योर इन टाइम, हैव फन, एंजॉय योर डे। आजकल तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।